नमस्कार। इस साल रामनवमी के अवसर पर देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। कई राज्यों में पहले भी दंगे होते रहे हैं और रामनवमी, दशहरा, दुर्गा पूजा या फिर मुहर्रम, बकरीद, ईद, शब बारात वगैरह के ऐसे ऐसे मौके आते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों में, जब उनकी शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव होता है, मारपीट होती है, पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। ऐसी कई घटनाएं होती हैं। राजधानी दिल्ली में भी हो चुकी है। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में जहां पहले दंगे हुए थे, उस इलाके में भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकली। पुलिस की मंजूरी नहीं होने के बावजूद वो शोभा यात्रा निकाली गई। ये तो अच्छा हुआ, संयोग अच्छा था कि उसको लेकर के कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और वो जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते में मुसलमान आबादी भी है, उनकी मस्जिदें भी हैं, लेकिन ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई इस साल। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां बड़े दंगे हो गए। पश्चिम बंगाल में पहले हावड़ा में और उत्तरी दिनाजपुर में हुआ और उसके 2-3 दिन के बाद हुगली में ऐसी घटना हुई। बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हुए और महाराष्ट्र में संभाजीनगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, वहाँ दंगे हुए। और कई महाराष्ट्र के जो संभाजीनगर का दंगा तो रामनवमी के एक दिन पहले ही शुरू हो गया था और उसको अगले दिन तक जारी रहा। उसके बाद भी कई दिन तक तनाव बना रहा। बिहार में जो दंगे हुए, बिहार में सासाराम में दंगा हुआ और बिहार शरीफ में दंगा हुआ। यह बड़ी हैरानी की बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने खुद कहा कि पहली बार दंगे हुए इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में पहली बार दंगा हुआ। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया इस बार कि उन इलाकों में भी दंगे हुए जहां पहले नहीं होते थे? क्या बदल गया है बिहार में? अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो सिर्फ एक चीज बदली है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, और वो कॉमन चीज आपको इन तीनों राज्यों में दिखाई देगी। ये तीन राज्य जहां दंगे हुए हैं, जहां के दंगे रामनवमी के बाद से अभी तक चल रहे हैं, वो तीनों राज्य ऐसे हैं जहां जिसमें से 2 राज्य में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और तीसरा राज्य वो है जहां बीजेपी बहुत वल्नरेबल स्थिति में है। सरकार में तो है, लेकिन सरकार का नेतृत्व शिवसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वल्नरेबल है, अच्छी नहीं है। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी 58 सीटें हैं। अगर उसकी सहयोगी पार्टी की सीट जोड़ ले तो 6 और जोड़ सकते हैं। इसमें 64 सीटें एनडीए की हैं इन 3 राज्यों में। और अभी जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। बिहार में उसका गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना ली और अब 7 पार्टियों का गठबंधन सरकार में है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यू, कांग्रेस पार्टी है, 3 बड़ी पार्टियां हैं। उसके अलावा 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है और मुकेश सहनी की पार्टी है, जो वीआईपी है, बिहार विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो इस तरह 8 पार्टियों का गठबंधन है और इस गठबंधन की सरकार वहाँ है, बहुत मजबूत और स्टेबल सरकार है। और जो सामाजिक समीकरण इसका है, इस गठबंधन का, वो बिहार की व्यापक सबसे बड़ी आबादी को कवर करने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता सता रही है कि अगर ये गठबंधन रहता है तो उसको अगले लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। बिहार की 40 में से भाजपा की अपनी सीटें 17 हैं और 6 सीटें उसकी सहयोगी जो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े हैं उनके पास है। 16 सीट पहले नीतीश कुमार के पास थी, जो अब अलग होकर के आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए हैं। जो दूसरा राज्य है जहां दंगा हुआ है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो फिर इस तरह का पोलराइजेशन हुआ। बीजेपी के तमाम प्रयास के बावजूद ममता बनर्जी ने पहले से ज़्यादा सीट लेकर के जीत हासिल की और 18 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी वहाँ सिर्फ 77-75 सीटों पर रह गई विधानसभा की। तो वहाँ बीजेपी को अपनी 18 सीटें बचानी है और उसमें कुछ सीटें ऐड करनी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का गठबंधन टूटा। वो शिवसेना ने अलग होकर के उससे अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। लगभग 2.5 साल सरकार चलने के बाद शिवसेना टूटी और शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री रहे नेता, प्रदेश के अपने सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवाया।
इसके बावजूद बीजेपी बहुत भरोसे में नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के और महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों को हरा देगी। तो ये समीकरण है, ये इन तीनों जगहों पर, ये तीनों बड़े राज्य हैं और इन तीनों राज्यों में 130 सीटें हैं लोकसभा की। 48 सीट महाराष्ट्र में है, 42 सीट पश्चिम बंगाल में है और 40 सीट बिहार में है। तो ये 90 सीटें, ये 130 सीटें हैं और इसमें से बीजेपी की अपनी सीट 58 है और सहयोगी पार्टी को मिलाकर के 64 है, यानी लगभग आधी सीटें बीजेपी के पास है और तीनों जगह उसकी स्थिति वल्नरेबल है, तीनों जगह उसकी स्थिति कमजोर है। और संयोग देखिए कि इन्हीं तीनों जगह पर दंगे हुए हैं और वो दंगे समाप्त नहीं हो गए, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उस दंगे को भड़काने उकसाने का काम हुआ है। आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का मामला, जहां रामनवमी के दिन दंगा हुआ और 2 दिन के बाद वहां शांति बहाल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां गवर्नर से बात की, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, रिपोर्ट ली। 2 दिन के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी और मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा के तर्ज पर एक दूसरी शोभा यात्रा निकाली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, उसका जुलूस निकल जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद वापस उसी तरह की शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के तर्ज पर और फिर उस शोभा यात्रा के दौरान भी हिंसा भड़क गई। इस बार जो हिंसा भड़की वो हुगली में भड़की। पहले हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर में घटना हुई थी और अब हुगली में दोबारा से एक शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई और उसके बाद दंगा भड़क गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मामला ठंडा पड़ गया था उसको उभारा गया, उसको किसी न किसी मकसद से, राजनीतिक मकसद से उसको भड़काया गया। इसी तरह से दोनों पक्षों ने, महाराष्ट्र में दोनों पक्षों ने यही काम किया। संभाजीनगर इतना संवेदनशील इलाका हो गया था, वो उसका नाम बदले जाने के बाद से ही वहाँ काफ़ी तनाव का माहौल है। कई जगह वहाँ इस बात की खबरें आती रहीं और वहाँ रामनवमी के दिन हिंसा हो गई। इसके बाद भी महाविकास आघाड़ी ने वहाँ रैली करने का कार्यक्रम रखा। 3 तारीख को, रविवार को उसकी रैली हुई संभाजीनगर में और उसी दिन सावरकर गौरव यात्रा भी निकाली बीजेपी ने और जिसमें एकनाथ शिंदे का गुट भी शामिल है। एकनाथ शिंदे ने खुद ठाणे में उस यात्रा की शुरुआत की और संभाजीनगर में जहां कांग्रेस पार्टी और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की रैली हो रही थी, उससे थोड़ी ही दूरी पर सावरकर गौरव यात्रा निकल रही थी। ये भी संयोग ये था या अच्छी बात कही जाएगी, लोगों आम नागरिकों की जागरूकता और समझदारी कही जाएगी कि वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। इतने तनाव के बावजूद लोगों ने शांति बनाए रखी और वो दोनों के कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपट गए। बिहार में दंगे के थोड़े ही दिन के बाद, हालांकि वो प्लान पहले से तय था, अमित शाह की सभा होनी थी और सासाराम के दंगे की वजह से उनकी सासाराम की सभा टाल दी गई थी और उन्होंने नवादा के हिसुआ में एकमात्र जो उनकी सभा हुई वो नवादा के हिसुआ में हुई, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, उसको लोकसभा में 40 की 40 सीटें दीजिए, हम दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां कही। तो ये अब बिहार में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसमें की 2 खास बातें हैं, जो एक मैंने पहले बताई सुशील कुमार मोदी के हवाले से। सुशील मोदी ने खुद ही कहा है कि ये पहली बार ऐसी सासाराम में दंगा पहली बार हुआ है। तो पहली बार दंगा होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो राजनीतिक स्थितियां बदली हैं कहीं ना कहीं उसका हाथ है इसके पीछे। बीजेपी वहां वल्नरेबल है, ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि इस बार रामनवमी के जुलूस को बीजेपी ने, हर जगह रामनवमी का जहां भी जुलूस निकला भारतीय जनता पार्टी ने उसको समर्थन किया, उसके लोग शामिल हुए और हर गांव कस्बे में जुलूस निकाले गए। कहीं 10-20 मोटरसाइकिल को लेकर के, कहीं 50, कहीं 100 के साथ हर जगह जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई। और जो दूसरी खास बात हुई है वो बहुत चिंताजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 से ज़्यादा लोग बिहार में गिरफ्तार किए गए हैं इन दंगों के सिलसिले में और उसमें लगभग आधे ऐसे हैं जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब आप सोचें ये कितनी चिंताजनक बात है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में हथियार थमाए जा रहे हैं, उनके हाथ में लाठी और तलवारें दी जा रही है, उनको उकसाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह का समाज बनाया जा रहा है। अब ये किसके बच्चे हैं, किसने किसके हाथ में हथियार दी, ये पुलिस जांच कर रही है, ये पता चलेगा।
दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि आरजेडी की सरकार है और आरजेडी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। दूसरी ओर आरजेडी और जेडीयू के लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे हिंदू बच्चों के हाथ में तलवार दे करके उनको दंगाई बना रही है। तो ये दोनों तरफ की कमी है। एक पूरे समाज के फेल होने का संकेत है, पूरे समाज के विफल होने का संकेत है ये। जिस समाज में छोटे छोटे बच्चे, जिस प्रदेश में जो राजनीतिक रूप से सर्वाधिक जागृत और चेतन प्रदेश है, उस प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे अगर हथियार हाथ में लेकर के एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं तो ये कोई अच्छी सोसाइटी नहीं बन रही है, कोई अच्छा देश नहीं बन रहा है। अपनी राजनीति अपनी जगह है भारतीय जनता पार्टी की। अगर वो वल्नरेबल फील कर रही है, उसको लग रहा है कि इन राज्यों में उसको सीटों का नुकसान हो सकता है, तो वो राजनीतिक तरीके से इस लड़ाई को लड़े। अगर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हो, अगर उनको लगता है कि अपने राज्य में उनको बीजेपी को हराना है और वो ऐसे हरा सकते हैं, तो वो भी इस गलती पर है, वो भी इस गलतफहमी में है। उनको भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसमें किसी तरह का पक्षपात, किसी तरह की पक्षधरता, जो मायावती ने बयान दिया या जिस तरह के बयान तेजस्वी यादव किया, जैसे उन्होंने ट्वीट किया, या जिस तरह के ट्वीट मायावती के माफ़ कीजिएगा ममता बनर्जी के थे, वो कोई शांति बहाल करने वाले ट्वीट नहीं थे, वो कोई सद्भाव वाली बातें नहीं थी, कोई सद्भाव वाला बयान नहीं था। वो आप दूसरे समाज को, आप जो सत्ता में बैठा हुआ है वो दूसरे एक समुदाय को ब्लेम कर रहा है, जो विपक्ष में है वो दूसरे समुदाय को ब्लेम कर रहा है। तो इस तरह से ये राजनीति के लिए रामनवमी जैसे पवित्र त्यौहार के अवसर पर एक तो दंगा हुआ जो होना नहीं चाहिए, और उसके बाद एक हफ्ते से ज़्यादा समय तक इस दंगे को भड़काए रखा गया है, जिंदा रखा गया है, उसकी चिंगारी को जलाए रखा गया है। तो वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। एक दिन इसकी आग में पूरा देश झुलस सकता है। तमाम राजनेताओं को ये बात समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।